क्वेश्चन पढ़ते हैं जनगणना से। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण जनगणना। देख रहे हैं पीसीएस में थोड़ा सा घुमाव क्वेश्चन आया था इसमें, और 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स हो जा रहा है। क्वेश्चन जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हो जा रहे हैं, इसलिए जो था हम पूरी इसमें व्याख्या करेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आरओ में। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले देख लीजिए, इसके बाद जो होता है क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। तो शुरू से चलिए पढ़ लीजिए पहले, इसके बाद क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए जनगणना के इतिहास कहाँ से शुरू होता। विश्व में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम जो होता है जनगणना स्वीडन के द्वारा 1749 में जनगणना कराई गई थी। ठीक है, जो विश्व में अगर व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम स्वीडन ने जो होता है 1749 में जनगणना जो होता कराई थी, और 10 की जनगणना सर्वप्रथम जो होता अमेरिका ने जो होता 1790 में प्रारंभ किया था। 10 की जनगणना 1790 में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद भारत में अगर देखा जाए, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, मुख्यतः वित्तीय थी। मुख्यतः क्या थी? ये वित्तीय जनगणना थी। ठीक है, कहा जाए तो माप तौल की भी जनगणना मानी जाती है। ठीक है, लॉर्ड रिपन समय जो होता है 1881 में जो होता है 10 की जनगणना प्रारंभ किया था। ठीक है, हर 10 वर्ष में जो होता है लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन को 10 की जनगणना किया जाए या कहा जाए कि व्यवस्थित जनगणना ही लॉर्ड रिपन जो होता है 1881 में प्रारंभ किया था इसमें। ठीक है, अगर देखा जाए 2011 की जनगणना, तो भारत की 15वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रखा गया था। देख लीजिए इसमें। ठीक है, अगर फिर देखा जाए तो जनगणना संविधान की जो था 7वीं अनुसूची में रखा गया। कहाँ पर? 7वीं अनुसूची में रखा गया। अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना की जिम्मेदार केंद्र सरकार के है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 246 में भारत की जो होता है जनगणना की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र सरकार की रखी जाती है। ठीक है, भारत की जो होता है जनगणना देखा जाए, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। ठीक है, जनगणना क्या 1948 अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है। अब देखा जाए जनसंख्या के सिद्धांत थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हो या तो पीसीएस का दे रहे हैं, दोनों में जो था 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। आज के डेट में 3 क्वेश्चन जो था फिक्स हो सकता है, एक ही पार्ट में हम पढ़ा दें, नहीं तो 2 पार्ट में इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, जनसंख्या के सिद्धांत के देखेंगे। तो जनसंख्या का सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार जो होता है रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। नोट कर लीजिए, रॉबर्ट माल्थस ने दिया था जनसंख्या का सर्वप्रथम विचार जो होता। मुख्यतः जो होता देखा जाए, मुख्यतः जनसंख्या के सिद्धांत के 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला प्राकृतिक सिद्धांत है, दूसरा सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, देख लीजिए, आरओ में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, आरओ और आरओ में क्वेश्चन याद रखिएगा। प्राकृतिक सिद्धांत देखा जाए तो प्राकृतिक के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक माल्थस थे। नोट करेंगे, अगर प्राकृतिक आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माल्थस थे। माल्थस ने जो होता है देखा जाए तो माल्थस ने जो होता है के साथ साथ थॉमस, नाम सुने होंगे, माल्थस के साथ जो था थॉमस सैंडलर, थॉमस डब्ल्यू, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस सिद्धांत का विचार किया था। प्राकृतिक जनगणना सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में माल्थस थे, माल्थस के साथ थॉमस सैंडलर थे, थॉमस डब्ल्यू थे, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस सिद्धांत को विचार प्रस्तुत किया था। अब देखेंगे माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये पीसीएस में 2 बार पूछा गया और आरओ में 2 बार पूछा गया। ठीक है, दोनों बार क्वेश्चन में पूछा गया। माल्थस का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आईएएस के पेपर में भी माल्थस का सिद्धांत पूछा गया है। ठीक है, तो जनगणना के हिसाब से हम बोल दिए, याद रखिए कि समीक्षा अधिकारी में 3 से 2 क्वेश्चन फिर ठीक है चलेंगे। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की बात करें, माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में, जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी में, कहने का आशय है कि जनसंख्या में वृद्धि 1, 2, 4, 8 की दर से जो होती बढ़ रही है। ठीक है, जीविका उपार्जन की बात करें, जीविका उपार्जन के साथ वृद्धि देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 की दर से होती है जीविका उपार्जन में। नोट कर लेंगे, जीविका उपार्जन में। ठीक है, माल्थस ने ये भी बताया, माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह में संसाधनों का अवरोध ना हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, माल्थस ने क्या बताया, यदि जीवन निर्वाह में संसाधन का अवरोध ना हो, ठीक है, तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। यही क्रम चलता रहा तो 200 वर्षों में जनसंख्या जो होती है 256 गुना, ठीक है, 256 गुना होगी, पर जीवन निर्वाह की क्षमता में मात्र जो होता है 9 गुना वृद्धि होगी। ठीक है, जनसंख्या में तो 56 गुना होगी, लेकिन जीवन निर्वाह की क्षमता में वृद्धि क्या होगी? कम होगी, अर्थात 9 गुना वृद्धि होगी। ठीक है,
माल्थस क्या कहता है, माल्थस का कहना कि यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रण के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ना पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों जैसे दुर्भिक्ष, युद्ध, संक्रामक रोग के द्वारा व्यापक अकाल की मृत्यु होगी। याद रखना, देख लेना, लॉजिक क्वेश्चन पूछता है ना, कथन और कारण, नोट करिए, कथन और कारण में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। माल्थस सिद्धांत कथन और कारण में पूछा गया था, याद रखिए, समीक्षा अधिकारी में, और यहीं से पूछा जाएगा, गारंटी है। माल्थस का सिद्धांत जो होता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बढ़ा है लेकिन नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दुर्भिक्ष, ये क्वेश्चन पीसीएस में कथन कारण में और समीक्षा में भी कथन कारण में पूछा गया। परिमाणतः क्या कहता है, जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में स्वयं संतुलित हो जाएगी। जो जनसंख्या होगी खाद्य पदार्थों के अनुपात में स्वयं संतुलित हो जाएगी। नोट करना है, वर्तमान में माल्थस का सिद्धांत प्रासंगिक नहीं माना जाता। ठीक है, वर्तमान में माल्थस के सिद्धांत को प्रासंगिक नहीं माना गया। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या शब्दावली क्या होती है, थोड़ा सा देख लीजिए। आश्रितता के अनुपात का मतलब होते हैं, आश्रितता का अनुपात बराबर होता है D/W/Q के। ठीक है, डी जो होता है आश्रित जनसंख्या होती है। आश्रित जनसंख्या में कौन कितने वर्ष में आते हैं, अर्थात ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 0 से 14 वर्ष तक जो होता है आश्रित जनसंख्या बोली जाती है। नोट कर लेंगे, नोट कर ले, डी इज इक्वल टू आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या का मतलब होता है 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या आश्रित जनसंख्या होती है। ठीक है, इसके ऊपर वाले जो होता है 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो होता है आते हैं। ठीक है, इसके देखेंगे 60 वर्ष से ऊपर वाले भी आश्रित जनसंख्या कहलाएंगे और 0 से 14 वर्ष के बीच में जो था आश्रित जनसंख्या करेंगे। डब्ल्यू बराबर कुल जनसंख्या, मतलब 15 से लेकर के 59 वर्ष के बीच में जो होता है वो कुल डब्ल्यू बराबर होता है, अर्थात कुल कार्यशील जनसंख्या बराबर होती है। के कौन होता है, 1000। आश्रित अनुपात को 1000 में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आश्रितता अनुपात को किससे, 1000 से व्यक्त किया जाता है, मतलब 1000 जनसंख्या में निकाला जाता है। अब वहीं पर देख लीजिए आप थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व देख लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व के बराबर क्या होता है, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या या कहें स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या आबलिक स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा नोट कर लीजिए, कथन कारण में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन बता दिया जा रहा। लिंग अनुपात की बात करें, लिंगानुपात की, लिंग अनुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 100 कर दीजिएगा, ये आपका लिंगानुपात निकल जाएगा कितना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, वैसे 1000 से आप करिएगा। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, यही नहीं कहता 1000 पुरुष पे जो होता है कितनी होता है, ये लिंगानुपात कहलाती हैं। चलेंगे, शिशु मृत्यु दर निकालना होगा तो क्या करना होगा, किसी निश्चित में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में जो होता सजीव जन्म वाले, जीवित जन्म वाले, मतलब जन्म वाले की जनसंख्या से गुणा करिएगा 100 से, निकल जाएगा आपको शिशु मृत्यु दर। और अगर आपको शिशु लिंगानुपात निकालना होगा तो क्या करेंगे, शिशु लिंगानुपात बालिकाओं की कुल संख्या बटे बालकों की कुल संख्या, लेकिन 0 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, 0 गुणे करिएगा 1000 निकल जाएगा शिशु लिंगानुपात। ठीक है, 10 की वृद्धि दर निकालना होगा तो क्या होगा, 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को 10 की वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 10 की वृद्धि कहा जाता है। अगर आपको 10 की वृद्धि निकालना होगा तो क्या करना होगा, फार्मूला नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फार्मूला एक क्वेश्चन आएगा आरओ में, फिर से बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, अगर आप छोड़े तो गलती आपकी होगी। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या घटा देंगे बटे पूर्व की जनसंख्या गुणा करेंगे 100, ये आपका 10 की वृद्धि दर निकल जाएगा। ठीक है, 10 की वृद्धि दर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, साक्षरता अनुपात निकालना अगर होगा, साक्षरता अनुपात इज इक्वल टू L/7 + P गुणे 100 कर दीजिएगा, फार्मूला साक्षरता अनुपात निकल जाएगा। L बराबर होता है लिटरेचर अर्थात साक्षर व्यक्तियों की संख्या, P बराबर निकालना होगा 7 + I वाली जनसंख्या। ठीक है, 7 + I वाली जनसंख्या मतलब 7 वर्ष से अधिक वाली जनसंख्या को रखना होगा नीचे। ठीक है, 7 + P मतलब होता है नहीं 7 साल से कम की जनसंख्या नहीं, बल्कि 7 साल से अधिक जनसंख्या वाले। साक्षर का फार्मूला आप जानते होंगे, जो नहीं जानता है साक्षर का फार्मूला याद कर लीजिए, नोट करिए, साक्षर का फार्मूला क्या होता है, कौन साक्षर कहलाते हैं, नोट कर लीजिए। साक्षर
या साक्षर कौन कहलाता है? नोट करिए आप, मैं बता रहा हूँ साक्षर। जान लीजिए, अगर मान लीजिए 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, 6 वर्ष ज़्यादा लेकिन 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर पढ़ना लिखना जानता हो, ठीक है, लेकिन 7 वर्ष से कम है, तो वो क्या कराएगा? निरक्षर कहलाएगा। याद रखिएगा, निरक्षर कहलाएगा। अगर 7 वर्ष से उसकी उम्र कम है, भले वो पढ़ना लिखना जानता हो, लेकिन वो किस में कहलाएगा? वो निरक्षर श्रेणी में कहलाता है। याद रखिएगा। दूसरी चीज़ रखेंगे आप, बच्चा 7 वर्ष का ऊपर हो, 7 वर्ष का ऊपर हो, वो क्या करे? पढ़ना तो जानता हो, पढ़ना जानता हो, सारी चीज़ पढ़ ले रहा हो, लेकिन लिखना नहीं जानता हो, तब भी वो निरक्षर कहलाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा? निरक्षर कहलाएगा। नोट कर लीजिए। अगर बच्चा 7 से ऊपर का उम्र का हो, 7 वर्ष से अधिक का हो, वो पढ़ना नहीं जानता हो, केवल लिखना जानता हो, क्या करता? लिखना जानता हो, तो क्या कहलाएगा? साक्षर श्रेणी की कहलाएगा। तो ये परिभाषाएं जो होती है समीक्षा अधिकारी में साक्षर के फार्मूले पे जो था पूछा गया था 2022-23 वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 2022 में साक्षर के पीसीएस में भी पूछा गया था, उसमें ठीक है एक परीक्षा हुई थी हाईकोर्ट में, उसमें भी पूछा गया था आरओ में। तो वहाँ दोनों में जो था लगातार ये क्वेश्चन साक्षर का पूछा गया था। तो मैटर जहाँ उठता है साक्षर की, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा साक्षर की, ठीक है। आगे चलिए, थोड़ा से इसमें क्वेश्चन पढ़ाना है ये परिभाषा के बाद। टोटल जो था फर्टिलिटी रेट बता दें, TFR, ये बच्चों की वह संख्या को प्रदर्शित करता है जो औसतन किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कुल प्रजनन दर आरओ में पूछा गया था 11 फरवरी को, ठीक है। पूरा परिभाषा जितना पूछा गया कुल हम बता दे रहे हैं आपको। अब आपकी गारंटी है कि कैसे आपको पढ़ना कैसे नहीं, ठीक है। कुल प्रजनन दर बराबर ये बच्चों की वह संख्या को प्रदर्शित करता है जो औसतन किसी भी स्त्री में संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होती है। संपूर्ण प्रजनन काल में जो होता उत्पन्न होती है। देखेंगे भारत में 2010 में प्रजनन दर 2.5 थी जो था, ठीक है। 2016 में कुल प्रजनन दर कितना हो गई? 2.3 थी, ठीक है, 2.3 थी। नोट करेंगे 2016 में 2.3 थी। आयु संरचना कैसे निकालेंगे? एज ग्रुप। सामान्यतः जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है। पहला जो होता आयु, नोट करेंगे, बाल आयु वर्ग कौन होते हैं? 0 से 14 वर्ष तक बाल आयु वर्ग होते हैं, ठीक है, 0 से 14 वर्ष। जहाँ जन्म दर उच्च है वहाँ बाल आयु वर्ग की संख्या का अनुपात अधिक होता है। यदि जो होता है यह दर जहाँ निम्न है वहाँ बाल आयु अनुपात कम होता है, ठीक है। नोट करेंगे जन्म दर तथा बाल आयु वर्ग से सीधा संबंध है। जन्म दर और तथा बाल आयु वर्ग से क्या है? सीधा संबंध होता है, ठीक है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दूसरा, सैंडबर्ग के मुताबिक यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 40% से अधिक है तो उस देश की जनसंख्या प्रगतिशील होती है। नोट करेंगे सैंडबर्ग क्या कहता है कि यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 40% से अधिक है तो वह उस देश की जनसंख्या का प्रगतिशील मानी जाती है, ठीक है। भारत की रही है। आगे चलेंगे। दूसरा, 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के आर्थिक रूप से अनुत्पादक एवं सर्वाधिक जो होता है व्ययशील होता है। साथ ही ये द्वितीय आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष पर निर्भर करता है। नोट करेंगे 15 से 64 वर्ष के फिर जो होता है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। देखेंगे बाल आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 20% भाग से कम होने पर उस देश की जनसंख्या को सैंडबर्ग ने अप्रतिगामी बताया है। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरेस्टर का सवाल है। अप्रतिगामी बताया है, क्वेश्चन पूछा गया है। बाल आयु वर्ग की जनसंख्या के कुल जनसंख्या के 20% भाग से कम होने पर उस देश की जनसंख्या को सैंडबर्ग ने क्या बताया है? अर्थात अप्रतिगामी बताया। नोट करेंगे अप्रतिगामी बताया है, ठीक है। प्रौढ़ आयु वर्ग कौन शामिल होते हैं? देखेंगे प्रौढ़ आयु वर्ग में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 15 से 64 वर्ष भारत की गणना की जनसांख्यिकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। 15 से 64 वर्ष में जो होता है भारत की जो होता है जनसांख्यिकीय लाभांश, नोट करेंगे जनसांख्यिकीय जो होता लाभांश, ठीक है, डेमोग्राफिक जो होता है डिपेंडेंट जो होता किया जाता है श्रेणी में किया जाता है। भारत में कार्यकारी जनसंख्या ज़्यादा है। इस वर्ग का सीधा संबंध जो होता है क्रियाशील जनसंख्या से है, ठीक है। अगर देखा जाए
तो प्रौढ़ आयु वर्ग वाले दो वर्गों में बांटा जाता है, 15 से 39 और 40 से 64 के बीच में। ठीक है, 15 से 39 और 40 से 64 के बीच में जो था दो वर्गों में जो होता बांटा जाता है। अब देखा जाए 15 से 39 वर्ष की आयु वर्ग को युवा वर्ग कहते हैं। नोट करेंगे, जो 15 से 39 आयु वर्ग को जो होता है युवा वर्ग कहते हैं, जो सशक्त, प्रजननशील, क्रियाशील और उत्पादक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सशक्त, प्रजननशील, क्रियाशील एवं उत्पादक होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए 60 से 64 वर्ग वाले को, 60 से 64 आयु वर्ग को प्रौढ़ वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, प्रौढ़ वर्ग भी कहते हैं। प्रौढ़ आयु वर्ग वाले अत्यधिक संचरणशील, प्रौढ़ आयु वर्ग वाले ही बाल आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग के पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, किसकी होती है? बाल पोषण की, जो पालन पोषण की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। वृद्ध वर्ग वाले कौन होते हैं? वृद्ध आयु वर्ग वाले जो 65 साल से ऊपर के हैं। सामान्यतः इस आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। नोट करेंगे, 65 वर्ष में देखा जाए सामान्यतः तो इसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए नोट करेंगे, जब किसी देश में वृद्धि आयु वर्ग 8% से कम जनसंख्या होती है तो वह प्रगतिशील जनसंख्या कहलाती है। एक लॉजिक फर्स्ट, कथन फर्स्ट। नोट करें, कथन सेकंड में क्या है? जब किसी देश में वृद्धि आयु वर्ग वाले के 8 से 16% के बीच जनसंख्या हो तो वह स्थिर जनसंख्या कहलाती है। नोट करेंगे, यह स्थिर जनसंख्या कहलाती है। नोट करिए, प्रगतिशील जनसंख्या किसे कहते हैं? समीक्षा में पूछा गया। स्थिर जनसंख्या किसे कहते हैं? समीक्षा में पूछा गया। पीसीएस में पूछा गया, पेपर उठा के देखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछे इस बार पेपर में, आरओ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या से क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत सारा, अभी तो आगे आएगा, जनसंख्या भी पढ़ाएंगे, घटाइए मत। जब ये तो परिभाषाएं अभी चल रहा है, अभी जनसंख्या की जनगणना नीचे होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे। ये तो अभी परिभाषाएं आपको दिखा रहे हैं। 2 क्वेश्चन पूछा गया तो परिभाषा से, इसलिए परिभाषा पहले बता दे रहे हैं। देखेंगे, जब किसी देश में वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या 16% से अधिक हो जाए तो अप्रतिगामी जनसंख्या कहलाती है। नोट करेंगे, जब किसी देश में वृद्ध आयु वर्ग वाली जनसंख्या 16% से अधिक हो जाए तो उसे अप्रतिगामी जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रतिगामी जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए विकासशील देशों में वृद्ध आयु वर्ग जो होता है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को शामिल किया जाता है। विकासशील देशों में जो होता है वृद्ध आयु जो होता है, हम किस में, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है उनमें जो होता है विकासशील देशों में शामिल किया जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में जो क्वेश्चन पूछे गए, भारत में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो होता प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 60+ लोगों की संख्या केरल में पाई जाती है। नोट करिए। ठीक है, 60+ मतलब 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या जो होती है कहाँ पाई जाती है? केरल में। नोट हो 12.6%। नोट करिए, आप क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो होता है चालू हो जाएगा। अब आगे पढ़ते रहेंगे, आप नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कहाँ होती है? केरल में 12.6%। नोट करिए। ठीक है, न्यूनतम 60+ लोगों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, 4.6%। ठीक है, 60 वर्ष से कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 60+ वाला जनसंख्या जो होता है राज्य होगा कौन? केरल। ठीक है, नोट कर लीजिए। 35.5% 10 की वृद्धि के साथ 60+ की कुल जनसंख्या जो होता है 10.39 करोड़ है। ठीक है, 9 करोड़ है। नोट कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार आय समूह में जनगणना की प्रतिशत नीचे दी गई सारणी को अध्ययन करेंगे। ठीक है, नोट करिए, प्रतिशत में मिलान करने के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलान के लिए। 0 से 4 वर्ष की आयु वाले समूह देखेंगे तो 9.3% है। 5 से 9 दशमलव देखेंगे 10.5 है। 10 वर्ष से 14 वर्ष के 11 है, 11% है। 15 से 59 वर्ष 60.3% है। सबसे युवा आबादी भारत की है 15 से 60। नोट करेंगे, देख लीजिए 15 से 59 वर्ष की, मान लीजिए 60 वर्ष की मान लीजिए। ठीक है, 60.3%। नोट, युवा वर्ग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। 14+ जो होता है 60+ जो होता है 60 से अधिक उम्र वाली आबादी कितनी है हमारे यहाँ? 8.6% है। आयु निश्चित जिनकी नहीं हो 0.4% है। ठीक है, ये जनगणना पूरी तरह से याद रखिए, आपके मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, मिलान करने के लिए आएगा, नोट कर लीजिए। जनगणना को इम्पोर्टेंट है, मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग कुछ भी देख रहे हैं, कर रहा है क्रोनोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछ ले रहा पीसीएस में।
तो समीक्षा के वही पेपर बनाएंगे। आगे देखेंगे नगरीय अधिवास का प्रकार। कस्बा किसे कहा जाता है? जहाँ जनसंख्या 500 से 1000 या इससे अधिक हो उसे हम कस्बा कहते हैं। नोट करेंगे, जहाँ जनसंख्या 500 से 1000 या इससे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। ठीक है। नगर किसे कहा जाता है? नगर 1 लाख से ज़्यादा आबादी जहाँ रहती है उसे हम नगर कहते हैं। भारत के आधे से ज़्यादा जनसंख्या नगर में रहती है। भारत के जो होता आधे से ज़्यादा जो होता है जनसंख्या कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। महानगर किसे कहा जाता है? जिसे आप मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। तो देखेंगे महानगर किसे कहा जाता है? महानगर की जनसंख्या जहाँ 10 लाख से अधिक होती है, जहाँ 10 लाख से अधिक होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार में जो था महानगर को मिलियन प्लस नगरीय संकुलन और नगर की संज्ञा दी गई है। मिलियन जो होता है प्लस नगरीय संकुलन या नगर की संज्ञा दी गई है। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, जहाँ 10 लाख से अधिक होती है। ठीक है। आगे देखेंगे मेगालोपोलिस किसे कहा जाता है? इस शब्द का प्रयोग जो होता है जीन गॉटमैन ने सर्वप्रथम किया था। नोट करिए नाम, नोट करिए, मेगालोपोलिस का शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन गॉटमैन ने सर्वप्रथम किया था। जीन गॉटमैन ने जो होता सर्वप्रथम किया था। मेगापोलिस जो होता कहाँ होती है? जहाँ 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को जो होता है मेगापोलिस, नोट करिए, मेगालोपोलिस कहा जाता है। नोट कर लीजिए, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, नोट कर लीजिए। देखिए हमारा काम है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है पढ़ाना, नोट्स करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है। हमको तो ढूंढ करके रिसर्च करके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं वहाँ आपको देना है, लेकिन इतनी जिम्मेदारी है। हाँ, एक चीज़ और जिम्मेदारी आपकी थोड़ी सी रहेगी कि वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा मैटर, और शेयर करते रहिएगा। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाखी शहर जो होते 9 हैं। 50 लाखी शहर जो होते कितने हैं? 9। जहाँ 50 लाख की जनसंख्या पाई जाती है, 9 शहरों में 50 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख शहर जो होते हैं 7 शहर हैं। ठीक है, 7 शहर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, एक नगर होता है सन्न नगर। एक इसका मतलब क्या होता है? सन्न नगर। इसका तात्पर्य ऐसे 2 नगरों से है जो अलग अलग होकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नोट करेंगे, इसका तात्पर्य ऐसे 2 नगरों से है जो अलग अलग होकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो सन्न नगर कहलाते हैं। जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद। नोट करेंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है। अमलैंड कौन होता है? नगर अपने आसपास के कुछ क्षेत्रों की सेवा करता है और बदले में उस क्षेत्र को सेवाएं प्राप्त करता है, उसे अमलैंड कहते हैं। जितने ग्रामीण क्षेत्र का नगर से प्रभाव संबंध होता है उतने क्षेत्र को नगर को हम अमलैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अमरलैंड कहते हैं। आगे चलें। अमरलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंद्रे एलिक्स 1914 में। नोट करेंगे, अमरलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंद्रे एलिक्स 1914 के द्वारा किया गया था। नोट कर लीजिए। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं वो अभी आएगा, घबराइए मत। नगरीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? अर्बन एरिया। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी संस्थाओं एवं स्थानों को सम्मिलित किया गया है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम, नगरपालिका, ठीक है, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, क्वेश्चन पीसीएस समीक्षा में पूछा गया है, छावनी बोर्ड देख लीजिएगा, असूचित नगर क्षेत्र सम्मिलित या क्षेत्र समिति स्थापित होती है। ठीक है, यह सब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उक्त नगरीय क्षेत्र को तभी माने जाएंगे जब 3 विशेषताओं को अर्हता पूरी करते हैं। कौन कौन से विशेष अर्हताएँ हैं नगरीय क्षेत्र के? वहाँ न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, पहला। कार्यशील पुरुषों को न्यूनतम जो होता 75% गैर किसी कार्यों में नियोजन हो, दूसरा। तीसरा, उक्त स्थानों की जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये विशेषताएं नगरीय क्षेत्र के नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, नोट करिए आप इसे। चलिए कह रहा है ऐसे नगर बस्तियों को जहां जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है वो शहर कहा जाता है।
नोट करेंगे, सिटी कहाँ कहा जाता है, जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है। 1 लाख हो या 1 लाख से अधिक जनसंख्या, उसे हम क्या कहते हैं, शहर कहते हैं, सिटी कहते हैं। ठीक है, देखेंगे भारतीय नगरों की जनसंख्या के आधार पर जो था 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला प्रथम वर्ग, देखेंगे प्रथम वर्ग फर्स्ट में 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर शामिल होते हैं। नोट करेंगे, द्वितीय वर्ग में 50,000 से 99,000 तक की जनसंख्या शामिल होती है। ठीक है, तृतीय वर्ग में देखेंगे 20,000 से 49,000 तक जनसंख्या शामिल होती है। चतुर्थ वर्ग में 10,000 से लेकर के 19,999 तक की जनसंख्या शामिल होती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। और पंचम वर्ग में देखेंगे 5,000 से 9,999 तक की जनसंख्या होती है। षष्ठम वर्ग में देखेंगे तो 5,000 से अधिक की 5,000 से कम की जनसंख्या इसमें शामिल होती है। ये हो गया आपका परिभाषाएं टोटल समाप्त हो गई। अब चाहे जनसंख्या से कितना भी परिभाषाएं पूछे, आपकी जिम्मेदारी है माल्थस का सिद्धांत, सैंडलर का सिद्धांत, मार्कटेन का सिद्धांत, जो भी जिसका सिद्धांत पूछा जाता है आरों में, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से जनगणना पढ़ाने शुरू कर रहे हैं। भारत की जनगणना यहाँ से 2011 की जनगणना पर आधारित भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ये आप जानते हैं। दूसरी चीज़, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। सन 2001 से 2011 के मध्य में भारत की जनसंख्या 18.18 मतलब 18.18 करोड़ की वृद्धि देखी गई थी। नोट करेंगे, ठीक है, पॉइंट सब है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, भारतीय कृषि प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो होता है 68.9% जनसंख्या ग्राम में ही निवास करती है। नोट करेंगे जो होता, ठीक है, भारत की कृषि प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो होता है भारत की जो होता है 68.9% जो होता है जनसंख्या ग्रामों में ही जो होता है निवास करती है। ठीक है, दूसरी, जो भारत की जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर 17.7% है। नोट करेंगे, भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो होता है 17.7% है। भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.67% है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.67% है। ठीक है, सन 1921 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बार क्वेश्चन पूछ दिया, हर एक एग्जाम मिला दिया जाए तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं पूछा जाता है, जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर्स कहते हैं, महान विभाजक वर्ष कहते हैं 2021 को। ठीक है, 2021 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1911 और 21 ईस्वी को मध्य अधिकांशतः अकाल एवं महामारियों का प्रकोप ज़्यादा रहा, जिसके कारण मृत्यु दर अधिक हो गई थी। फलस्वरूप जो होता 10 की जो था जनसंख्या में बहुत ह्रास हुआ था। क्या हुआ, जनसंख्या में क्या हुए, बहुत ह्रास हुआ था, महामारी और अकाल के होने के कारण जो था 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या के ह्रास के कारण जो था महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है जान गए हम। ठीक है, चले आगे चलेंगे, देखते रहिएगा। चलिए, प्रशासनिक स्वरूप में देखें, पहले जनगणना विभाग कराता है गृह मंत्रालय जो केंद्रीय स्तर पर होता, फिर महारजिस्टर या जनगणना आयुक्त होते हैं, उनके अंतर जो होता है राज्य स्तर पे जो होता है अस्थायी जनसंख्या निदेशालय होता है, फिर उनके नीचे राज्य स्तर पे जो होता है जनगणना निदेशक होते हैं, फिर क्षेत्रीय स्तर पे जो होता है क्षेत्रीय उपनिदेशक होते हैं, फिर जिला स्तर पे जो होता है जिलाधीश होता है। ठीक है, प्रदेश में अलग अलग होते हैं। महापालिका स्तर पे जो होता है मुख्य नगर अधिकारी होता है, फिर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी होता है, एसडीएम होते हैं। ठीक है, अंतिम स्तर जो होता है किसका होता है, प्रगणक का होता है। अंतिम स्तर कौन होता है, प्रगणक। नोट करेंगे, लास्ट स्तर पूछा गया था प्रगणक। ठीक है, लास्ट स्टेज में कौन, प्रगणक, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए वास्तव में प्रगणक ही जो होता है घर घर जाकर जनगणना का कार्य करता है, और ये इस पूरी श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी होता है। क्वेश्चन हमने कहा नहीं पूछा गया था, नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो होता है। ठीक है, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, जो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जनगणना जो थी 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की जो होता है 7वीं जनगणना थी।
देखेंगे भारत में जो होता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के अवधि को समझने के लिए 4 भागों या चरणों में विभक्त किया गया है। नोट करेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के अवधि को समझने के लिए जो होता है 4 भागों या चरणों में जो होता है विभक्त किया गया है। पहला देखेंगे, पहला स्थिर जनसंख्या के वध 1901 से 1921। इस समय मृत्यु दर अधिक थी। इसका प्रमुख कारण था भूखमरी, अकाल, महामारी थे। इस अवधि में जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर कम था, जिस कारण से वृद्धि दर न्यूनतम थी। ठीक है, न्यून थी। दूसरा जो देखेंगे धीमी गति से जनसंख्या। नोट करेंगे, दूसरा धीमी गति जनसंख्या 1921 से 1951 ईस्वी में धीमी जनसंख्या, 1921 से 1951 में धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि। 1921 के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण जो होता है उच्च मृत्यु दर पर जो था लगाम लगी। इस अवधि में देश में जनसंख्या दर जो होता है स्थिर दर से क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे तीव्र जनसंख्या का विकास देखेंगे थर्ड में 1951 से लेकर के 1981 के बीच में, 1951 से 1981 के बीच में। इस समय जो था अप्रत्याशित जनसंख्या के वृद्धि के कारण था खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास था। ठीक है, इस समय अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि का कारण था तथा खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ था। देखा जाए तो 1951 में जनसंख्या 36.10 करोड़ थी और 1981 में जो होता है जनसंख्या जो होता है 68.33 करोड़ हो गई। नोट करेंगे 68.33 करोड़ हो गई। ठीक है, इस समय अवधि को जो था जनसंख्या विस्फोटक की अवस्था पहुंच गई थी। नोट करेंगे इस समय में जो होता है 1951 से 81 के बीच में जनसंख्या विस्फोटक काल कहा जाता है। नोट करेंगे जनसंख्या विस्फोटक, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बताइएगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा, सारे क्वेश्चन जो होता करा दे रहे हैं आपको। जनसंख्या वृद्धि ह्रास स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो होता है गिरावट 1971 से 81 के बीच में देखी गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार जनसंख्या गिरावट 1971 से 1981 के बीच में देखी गई थी। ठीक है, 2001-2011 में गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तथा वार्षिक दर जो होता है 1.64% रही। नोट करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए देखा जाए 10 की जनसंख्या में वृद्धि शीर्ष राज्य जो होता है देखा जाए केंद्र शासित दादर नगर हवेली, दमन दीव, पौंडुचेरी जो होता है केंद्र शासित राज्य में देखा जाए तीनों में। तो ये देखिए 58, 55 या 28। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप, जो होता है वृद्धि दर नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में 26 बिहार में 25 मणिपुर में 24 उत्तर प्रदेश में 20.3% वृद्धि दर नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में नोट कर लीजिए। चलें आगे चलिए। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य देखेंगे। न्यूनतम जहाँ पर कम हुई, नागालैंड में जो होता सबसे कम हुई, कैसा नागालैंड में माइनस हो गया था, -5.8%। मतलब सारे राज्य की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो नागालैंड में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई, मतलब माइनस में हो गया। ठीक है, केरल में कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई 4.91, लक्षद्वीप में 6.3, अंडमान निकोबार द्वीप में देखेंगे 6.86, गोवा में 8.3। ठीक है, देखिएगा। चलिए डाटा करके स्क्रीन मारना चाहते हैं तो मान लीजिए कब वृद्धि हुई कब कमी हुई, कितना वृद्धि हुई कितना कमी हुई देख लीजिए, पूरी डाटा आपका है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार करके अपना टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 1961 से 1971 के दशक में 24.6% थी। नोट कर लेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 1971 के दशक में 24.6% थी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 1951 में 177 था। नोट करेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे 177 था। 2001 में 325 हुआ, 2011 में 382 हो गया। नोट करेंगे 57 की वृद्धि हुई जनसंख्या घनत्व में। कितनी? 2001 में से 2011 में 57 की वृद्धि हुई। देख रहे हैं ना, देख लीजिए 57 व्यक्ति जो होता प्रति वर्ग किलोमीटर में जो होता वृद्धि देखी गई। नोट करिए इसे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो होता है उत्तर प्रदेश है। नोट करेंगे, नोट करते रहिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो होता है लक्षद्वीप है। नोट करें, लक्षद्वीप हो गया। देखिए अभी जनगणना शुरू है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नोट कर लीजिए, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो होता है लक्षद्वीप है। नोट करेंगे। सर्वाधिक जो होता है लिंगानुपात वाला राज्य जो होता है केरल है 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी है 1037। केंद्र शासित प्रदेश में पौंडुचेरी होगी। ठीक है, और राज्य में देखेंगे तो आपका केरल हो जाएगा। न्यूनतम देखेंगे, न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो होता है हरियाणा है। ठीक है, न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश जो होता है दमन दीव 618 होगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य देखेंगे केरल 94.4% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.80%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में 91.0 केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, और न्यूनतम जो होता है देखेंगे साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली 76.2। नोट कर लेंगे। न्यूनतम में पूछता है तो अधिकतम में ये आगे चलेंगे। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछेगा तो बिहार 1106। केंद्र शासित प्रदेश पूछता है सर्वाधिक घनत्व वाला तो दिल्ली 11,320। नोट कर लीजिए। ठीक है, न्यूनतम जो होता है जनघनत्व वाला राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछता है अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अंडमान निकोबार। आगे देखेंगे और देखेंगे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य देखेंगे। सर्वाधिक अगर शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। नोट करेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नोट करते रहेंगे अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे सर्वाधिक जो था सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 834 हरियाणा। ठीक है, न्यूनतम जो था शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश जो था दिल्ली 871 होगा। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो था मेघालय 27.95%। नोट करेंगे, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो होता है मेघालय होगा 27.95% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, नोट करेंगे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो होता है दादर नगर हवेली 55.88%। नोट करेंगे। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो होता है नागालैंड। नोट करेंगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जो होता है राज्य कौन होगा? नागालैंड होगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो लक्षद्वीप। राज्य पूछेगा तो नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा लक्षद्वीप। नोट करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पूछा जाएगा तो दिल्ली। नोट करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में। नोट करेंगे, जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नोट हो गया। सर्वाधिक जो होता है शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछता है, शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र मारेंगे, महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो होता वाला राज्य पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश 90% जनसंख्या ग्रामीण है। नोट करेंगे, हिमाचल प्रदेश। नोट करिए, सर्वाधिक जो होता है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में वाला राज्य जो होता है हिमाचल प्रदेश 90%। ठीक है, सर्वाधिक जो था शहरी जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य है गोवा 62.2%। नोट करेंगे, 62.2%। हो गया। चलेंगे, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो होता है सिक्किम होगा। नोट करेंगे, सिक्किम। जहाँ न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होती है सिक्किम में
सिक्किम में जो होता है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। आगे चलें, न्यूनतम शहरी जनसंख्या भी जो होता है कहाँ पर है, सिक्किम में है, नोट करेंगे। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, नोट करिए। न्यूनतम जो होता है शहरी जनसंख्या पाई जाती है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, कहाँ पर है, लक्षद्वीप, ठीक है। आगे देखेंगे, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो होता है हिमाचल प्रदेश 10%, नोट करेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो होता है, नोट करेंगे, हिमाचल प्रदेश 10%। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य देखेंगे, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, नोट करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.77%, 37.77%। आगे चलेंगे, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य देखेंगे गोवा, नोट करेंगे 37.83%। न्यूनतम जो होता है ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो होता है गोवा 37.83%, ठीक है। प्रतिशतता में देखा जाएगा, नोट करेंगे, प्रतिशतता में देखिए, प्रतिशत में देखिए, जनसंख्या में आप देखें, प्रतिशत में देखिए, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य देखेंगे, नोट करेंगे। प्रतिशतता में मेघालय 27.72%, बिहार 23.9%, 23.9%, नोट करिए। आगे देखेंगे, शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, शहरी जनसंख्या में, नोट करिए, शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो दमन दीव 218.8%, शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, हो गया। आगे चलेंगे, शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो होता सिक्किम है 153.4%, ठीक है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जो होता केरल है, सर्वाधिक जो होता शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जो होता केरल है, ठीक है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक जो होता ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। केंद्र शासित प्रदेश में शहरी लिंगानुपात वाला पुडुचेरी, नोट करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में जो होता है सर्वाधिक लिंगानुपात जो होता है पुडुचेरी का होता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक शहरी जो होता है लिंगानुपात, नोट करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पुडुचेरी का है, नोट करेंगे, पुडुचेरी का है, हो गया। नोट करिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू कश्मीर 840। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य, ग्रामीण में जो होता है लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 880। क्वेश्चन हरियाणा पूछ दिया है, ठीक है, पीसीएस में पूछ दिया है तो समीक्षा में पूछा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य दमन दीव 551। आगे देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में जो था न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य चंडीगढ़ 690, ठीक है। सर्वाधिक जो था अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य, नोट करेंगे, सर्वाधिक जो था अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य जो होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो था मध्य प्रदेश, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य होता है मध्य प्रदेश। आगे चलेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जात वाला राज्य, नोट करेंगे, सामान्यतः प्रतिशत में, सामान्यतः प्रतिशतता में पंजाब, नोट करेंगे, अनुसूचित पंजाब। ये भी जो था पीसीएस समीक्षा में दोनों पूछ दिया गया, ठीक है। सर्वाधिक जो था अनुसूचित जनजाति वाला जो था है सामान्यतः जो था राज्य मिजोरम 94.41%, ठीक है। अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति दोनों में अलग है, समझ लीजिएगा। यहाँ अनुसूचित जात पूछेगा तो पंजाब होगा और अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो कौन होगा, मिजोरम होगा, दोनों में अंतर है, एक ही मत मारिएगा। आगे चलेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जात केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो लक्षद्वीप, नोट करेंगे, लक्षद्वीप 94.8%, लक्षद्वीप। अब चलिए साक्षरता के प्रतिशत में देखेंगे। अब लिंगानुपात देख लीजिए, अब देख लेंगे पुरुष साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में। मुख्यतः देखेंगे महिला पुरुष सबका एक ही देखेंगे, राज्य देखेंगे, ठीक है। अभी महिला पुरुष को बाद में देखेंगे, पहले राज्य को देख लेते हैं, ठीक है, साक्षरता के दृष्टि में चलेंगे।
सर्वाधिक जो था साक्षर जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, नोट करिए, सर्वाधिक जो था साक्षर जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, मतलब कि 2011 में साक्षरता बढ़ी है बिहार, नोट कर लीजिए बिहार में, ठीक है, सर्वाधिक साक्षर बढ़ा है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा, दादर नगर हवेली, नोट करिए दादर नगर हवेली। आगे चलेंगे, पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य कौन है, केरल, और महिला साक्षरता में भी केरल है, दोनों में नोट करेंगे, पुरुष और महिला दोनों में जो होता केरल है। आगे चलेंगे, पुरुष में जो था सर्वाधिक साक्षरता जो था केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, नोट करेंगे, पुरुष में जो था सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश जो था लक्षद्वीप है। स्त्रियों में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, नोट करेंगे, स्त्रियों में जो था सर्वाधिक साक्षरता वाला जो था केंद्र शासित प्रदेश जो था लक्षद्वीप है। आगे चलेंगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है, पुरुष में जो होता साक्षरता वाला राज्य बिहार है और महिला में भी, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दादर नगर हवेली मारिएगा, नोट करिए दादर नगर हवेली, नोट करिए, नोट करिए, देखते हैं कहाँ से आर ओ नहीं पूछता है, पूछते दिखाए वो, ठीक है, पंगा लेगा आप लोगों से तो फिर सोचिए क्या होगा, आगे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैटर तैयार करिए, आपको अच्छे से अच्छे मैटर तैयार करिए, फिर जो हैं पीसीएस में जो होता है जो पेपर हुआ, लेकिन जो था समीक्षा में जो होता है ऐसी गलती नहीं, ठीक है। हिंदी भी 200 क्वेश्चन आज ही पढ़ाएंगे, सिर्फ जो था आपको हल कराएंगे 200 क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन आज ही हल कराएंगे, ठीक है। सुबह तक जो था, सुबह तक नहीं मतलब 12 बजे रात तक जो था मिल जाएगा, पहले इस शिफ्ट को पढ़िए फिर नाइट शिफ्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे कौन है, दादर नगर हवेली। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो दादर नगर हवेली, ठीक है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य देखेंगे राजस्थान, नोट करेंगे, पुरुष स्त्री साक्षरता दर में जो होता है सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन है, राजस्थान। पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ठीक है। न्यूनतम स्त्री, नोट करिए, न्यूनतम जो होता है स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता में जो था अंतर क्या होगा, मेघालय, नोट करेंगे, मेघालय 3.1%। न्यूनतम जो था स्त्री साक्षरता पुरुष और साक्षरताओं में अंतर देखेंगे तो मेघालय 3.1%। न्यूनतम पुरुष जो होता है स्त्री साक्षरता में अंतर वाला जो था केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे लक्षद्वीप, नोट करेंगे, न्यूनतम जो था पुरुष है या स्त्री साक्षरता में अंतर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो होगा कौन होगा, लक्षद्वीप, नोट करेंगे लक्षद्वीप, हो गया। देश में उच्च साक्षर जिला कौन है, सरचिप, नोट करेंगे, सरचिप है, सरचिप कहाँ पड़ता है, मिजोरम राज्य में, ठीक है। उच्च साक्षर जिला सरचिप किस जिले में, अर्थात उच्च साक्षर जिला है कौन, सरचिप, नोट कर लीजिएगा, देश में मिजोरम 98.76, नोट करिए। देश में निम्न साक्षर जिला जो होता है, नोट करिए, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट करिए, दोनों नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे जो था भारत की जनगणना 2011 की बात करेंगे। जिस राज्य की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वहाँ जनसंख्या, उस राज्य की साक्षरता, राज्य की लिंगानुपात, महिला पुरुष साक्षरता, पिछले वर्ष की जनगणना, वर्तमान जनगणना के साथ जो होता आकलन किया जाता है, शिशु जनगणना, नगरीकरण, ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें पढ़ना है यूपी में, हम पढ़ेंगे यूपी के परिप्रेक्ष्य में। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी मेरे क्लास जो था 30 मिनट बाकी, अगर 30 मिनट में क्लास खत्म होता आपका तो ठीक है, नहीं तो जो था पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, वैसे कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने के लिए। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से 5 राज्य जो होते हैं क्रम से कौन कौन है, उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से नोट करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो पहले दिल्ली, पौंडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ठीक है, दादर नगर हवेली, ठीक है। आगे चलेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या देखा जाए, नोट करिए, जनसंख्या के दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है, सिक्किम, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। नोट करिए। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। नोट करिए। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। नोट कर लीजिए। ठीक है। जनसंख्या में जो था शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, नोट करेंगे 10 की वृद्धि दर वाले, नोट करेंगे 10 की वृद्धि दर वाले राज्य जो होते हैं मेघालय में, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। नोट कर लीजिए। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। ये लिख रहे हैं, आंकड़ा लिखते रहिएगा। ठीक है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो आंकड़ा लिखते रहिएगा आप। ठीक है। आंकड़ा लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आंकड़ा पूछते तो क्रोनोलॉजी की तरह क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी। जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, 10 साल में जो होता है वृद्धि दर वाले। दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव, पौंडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। नोट कर लीजिएगा। दादर नगर हवेली, दमन दीव, पौंडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है। आगे देखेंगे। जनसंख्या में न्यूनतम जो था 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, न्यूनतम जो होता है 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन है? नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ठीक है। आगे देखेंगे। जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। नोट करेंगे। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडुचेरी। नोट करेंगे। ठीक है। उपयुक्त आंकड़ा जो होता है सभी प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। भारत की बात करते हैं। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन है? देख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, चंडीगढ़, पौंडुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा बिहार है। ठीक है। इसके बाद न्यूनतम की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो होता है, न्यूनतम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति केवल, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, नागालैंड में 119, हिमाचल प्रदेश में 123। देख लीजिएगा। इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसते हैं। आगे चलेंगे। न्यूनतम अगर जनसंख्या घन केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ कम जनसंख्या होती घनत्व है, अंडमान निकोबार में 46, दादर नगर हवेली में 700, लक्षद्वीप 2149, दमन दीव, फिर पौंडुचेरी का आता है। ठीक है। लिंगानुपात देखेंगे। 2001 में 933 था 1000 पे, 2011 में 943 है 1000 पर। नोट करेंगे। 10 की जनसंख्या बढ़ी, लिंगानुपात में 10 की वृद्धि हुई। चलेंगे देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य क्रमशः कौन है? केरल है। नोट करेंगे। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य में केरल है, इसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है। नोट करेंगे। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय सर्वाधिक है। न्यूनतम में देखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः कौन है? हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। नोट करेंगे। हरियाणा न्यूनतम में, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर देखेंगे। सर्वाधिक जो होता है लिंगानुपात वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। नोट करिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में देखिए कौन है? केंद्र शासित प्रदेश में पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली। नोट करेंगे। पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दिल्ली। नोट करेंगे। नोट करिए। न्यूनतम जो था लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली। नोट कर लीजिए। ठीक है। अब चलेंगे शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे। शिशु लिंगानुपात नोट करेंगे। हेडिंग शिशु 2001 में 927, 2011 में 929 शिशु लिंगानुपात देख लीजिए। चलिए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन है क्रमशः? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय 970 दोनों में है, छत्तीसगढ़, केरल, असम। नोट करेंगे। हो गया। आगे चलें। न्यूनतम जो होता है शिशु लिंगानुपात वाले राज्य, न्यूनतम राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब,
जम्मू कश्मीर, राजस्थान नोट करेंगे। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। आगे चलेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश नोट करेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जो होता है केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार नोट करेंगे, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप नोट करिए। हो गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नगर, लक्षद्वीप, ठीक है। आगे चलेंगे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश नोट करेंगे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जो होता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव और लक्षद्वीप। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव और लक्षद्वीप, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2001-2011 के मध्य मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग में जो होता है शिशु लिंगानुपात किस राज्य में सर्वाधिक कमी देखी गई, ठीक है। 0 से 6 वर्ष की किस में देखी गई? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 79 कम हुए, नोट करिए। 79 जो तक कम हुए। आगे चलेंगे। साक्षरता की बात करेंगे। अब क्या होगा? साक्षरता, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। अंतर कितना है? 16.3। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंतर याद रखिएगा। 16.3% का अंतर है, नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है। सकल साक्षरता 73% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल, मिजोरम, गोवा, ठीक है, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश नोट करेंगे। केरल को याद रखिएगा, ज़्यादा क्रम देगा क्योंकि क्रम पूछ ज़्यादा रहा है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रतिशत राज्य, न्यूनतम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ठीक है। लक्षद्वीप, दमन दीव और अंडमान निकोबार नोट करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। न्यूनतम जो होता है साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश नोट करेंगे। न्यूनतम जो होता है साक्षरता वाले जो होता है केंद्र शासित प्रदेश प्रतिशत में बताना है। दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्य, पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्य प्रतिशत में देखिएगा। पुरुष साक्षरता वाला जो शीर्ष राज्य है केरल है, महिला और पुरुष में दोनों में केरल है, मिजोरम है, फिर गोवा है, नोट करेंगे। न्यूनतम जो होता पुरुष साक्षरता वाले राज्य प्रतिशत में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य होता प्रतिशत में बिहार, अरुणाचल प्रदेश नोट करेंगे। बिहार फिर अरुणाचल प्रदेश। आगे चलेंगे। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता में केवल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। पुरुष साक्षरता में न्यूनतम साक्षरता जो होता है प्रतिशत में जो होता है केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली है। स्त्री साक्षरता वाला शीर्ष राज्य केरल है, इसके बाद मिजोरम है और गोवा है प्रतिशत में, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर न्यूनतम जो होता है न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य देखा जाए तो बिहार, फिर राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला केंद्र शासित पूछे देखा जाए स्त्री साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप नोट करेंगे, लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो दादर नगर हवेली नोट करेंगे, दादर नगर हवेली। कुछ क्वेश्चन में नोट करते रहेंगे, जब नोट बना लेंगे पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। ये तो आपको जनगणना मैं बता दे रहा हूँ पूरा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य नोट करेंगे, पुरुष और स्त्री साक्षरता में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष और स्त्री साक्षरता में दर में अंतर वाला राज्य राजस्थान, झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। पुरुष और स्त्री साक्षरता में देखेंगे 1951 में साक्षरता दर 8.33% था, 3। 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई, नोट करें। 2011 की जनगणना निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में हुई? राजस्थान में, नोट करेंगे, राजस्थान में। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई, नोट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर जो होता है
व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी जो होता है किस राज्य में दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे, जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो या 7 वर्ष से साक्षरता दर की जनगणना के समय ही उनकी गणना की गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, 1951 में स्त्री साक्षरता और पुरुष साक्षरता में जो होता है देखेंगे, स्त्री साक्षरता कितनी थी 1951 में? 8.86। पुरुष कितने लोग पढ़े थे? 27.16। ठीक है, देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में कौन पढ़ता था? आपके दादा बाबा देख लीजिएगा, 2 तक पढ़े होंगे, 5 तक पढ़े होंगे या 4 तक। ठीक है, अब देखेंगे भारत की जनगणना। यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ और जनजाति की जनगणना शुरू होगी। ठीक है, चलिए भारत की जनगणना अनुसूचित जाति, ठीक है, SC/ST की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात, अनुसूचित जात का लिंगानुपात 945 है। नोट करेंगे, ठीक है, 945 है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 20.137 करोड़, देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। नोट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति नहीं करें, जाति अनुसूचित जातियां नहीं हैं यहाँ पर। नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो था, ठीक है, तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं, यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे कम अनुसूचित जो होता है जाति कहाँ पाई जाती हैं? तो वह होता है मिजोरम, 0.1% पाई जाती है। ठीक है, 0.1% पाई जाती है। चलेंगे, नोट कर लेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। नोट करेंगे, कोई अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर नोट करेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती। चलिए आगे देखते हैं, तो देख लीजिए। तो अनुसूचित यहाँ पर देख लिया जाए तो सामान्य जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा से इस डाटा को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, देख लीजिए भारत की जनसंख्या। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, लिंगानुपात में जो होता है 26वां राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखेंगे। ठीक है, भारत और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी पूरा भारत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे साक्षरता में जो होता है उत्तर प्रदेश 29वां राज्य है, पुरुष में जो 33वां है, महिला में 31वां है। 10 की वृद्धि दर में 15वां राज्य है, 20.22% की जो होता है वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के लिए लिंगानुपात 916 26वां है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का 5वां स्थान है। ठीक है, शहरी में जो होता है 30वां स्थान रखता है। और अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जातियों में जो होता है 4था स्थान है उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे आप। ठीक है, और दूसरा स्थान है जन्म दर में देखेंगे तो 27.2% के साथ दूसरा स्थान पर रखा गया। ठीक है, राज्य का तात्पर्य है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को जोड़कर बताना। अब हम आपको जो होता है उत्तर प्रदेश के जो होता है जनगणना की चर्चा जो होता है दूसरे वीडियो में कर देंगे। वो 25 या 30 मिनट का जो होगा, अभी मेरा क्लास है इसलिए जो होता है इसे रोकना पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बस आप वीडियो को जो होता है शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, हिंदी भी आज क्लास आपको मिलेगी। थैंक